प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेसन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के डिजिलेसन में हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के पाठ 4 आत्मकथ्य का अध्ययन करेंगे। इस कविता की रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि हृदय के साथ साथ सफलतम गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती जैसे उपन्यासों की रचना भी की है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानियों के संग्रह हैं। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक कवि जयशंकर प्रसाद का सन 1937 ईस्वी में निधन हो गया। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका की एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी ने इसमें सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। अब हम कविता की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कविता की व्याख्या देखें। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज के आत्मकथ्य पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद अपने अनुभवों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आत्मकथा लिखकर वे व्यंग्य के पात्र नहीं बनना चाहते हैं। व्याख्या। मधुप यानी मन रूपी भौरा। गुनगुन माने गुनगुनाहट या गुंजार। मुरझाकर यानी कुंभलाकर। घनी यानी अधिक। गंभीर यानी गहरी। अनंत नीलिमा यानी अंतहीन फैली नीलिमा यानी विस्तृत आकाश। असंख्य यानी अनगणित। जीवन इतिहास मानी जीवन की गाथा। व्यंग मलिन माने उपहास परख या निंदा, मजाक उड़ाते हुए बुराई करना। कवि कहते हैं मधुप गुनगुनाकर यह कह जाता। मधुप यानी मन रूपी भौरा। गुनगुनाकर पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो आज कितनी घनी। कवि कहते हैं कि अनगिनत कोमल पत्तियाँ मुरझाकर गिर रही हैं। ये गिरने वाली पत्तियाँ भी जीवन का ही प्रतीक हैं। आशय यह है कि जिस प्रकार ये अनगिनत पत्तियाँ गिरकर नष्ट हो रही हैं, उसी तरह मनुष्य का जीवन का समापन
भी हो जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कहते हैं अनंत नीलिमा यानी विस्तृत आकाश। वे कहते हैं कि इस दूर दूर तक फैले विस्तृत आकाश के नीचे अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। अर्थात कई लोग इस संसार में अपनी आत्मकथा लिख चुके हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर स्वयं अपना ही मजाक उड़ाया है, क्योंकि लोग आत्मकथा पढ़कर उपहास ही करते हैं, व्यंग ही करते हैं। तो इस प्रकार कवि कहते हैं स्वयं को भौरा मानकर कि इन पत्तियों की तरह मनुष्य के जीवन का भी समापन हो रहा है और इस अनंत आकाश के नीचे अनेक लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और वे निंदा के पात्र बने हैं, क्योंकि लोग उनकी आत्मकथा पढ़कर उन पर व्यंग बाण या उपहास करते हैं। विशेष अनुप्रास और रूपक अलंकार, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, आत्मकथानक शैली। कवि ने नाशवान संसार में विनाश को प्राप्त होने वाले प्राणियों के यथार्थ का अंकन किया है। आत्मकथा लिखने वाले उपहास तथा निंदा के पात्र भी बनते हैं। पद्यांश क्रमांक 2। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने आत्मकथा लिखने के लिए कहा है, कहीं वे ही लोग अपने को मेरे कष्टों का कारण ना मान बैठें, इसलिए वे अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे। कवि कहते हैं तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। क्या तुम चाहते हो कि अपनी भोगी हुई सभी कमजोरियों को आत्मकथा में लिख दूं? तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी कमजोरियों को आत्मकथा में लिख दूंगा तो तुम पढ़कर मेरा मजाक बनाओगे और सुख का अनुभव करोगे। तुम आत्मकथा पढ़ने के बाद पाओगे कि मेरी जीवन रूपी गागर पूरी तरह खाली है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वे मित्रों से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम स्वयं को ही मेरे जीवन के घड़े को खाली करने वाला समझ बैठो। आशय यह है कि कहीं तुम अपने को ही मेरे जीवन के कष्टों का कारण मान बैठो, जबकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विशेष अनुप्रास और रूपक अलंकार गागर रीति, गागर की तरह बताया है अपने जीवन को।
शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, आत्मकथानक शैली। कवि ने अपनी दुर्बलताओं को आत्मकथा के द्वारा सभी के समक्ष प्रकट ना करने की बात कही है। तीसरा गद्यांश, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग। कवि कहते हैं कि उन्हें यहाँ पीड़ा है कि उनके जीवन के सुखद सपने साकार नहीं हो सके। कवि को इस बात की पीड़ा है कि उनके जीवन के सुखद सपने साकार नहीं हो सके। वे कहते हैं यह विडंबना है, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यह मेरी विडंबना है कि स्वभाव की सरलता के कारण मुझे कई लोगों ने धोखा दिया है, मेरी हंसी उड़ाई है। यह धोखा संभव है मेरी भूल के कारण हुआ हो, किंतु अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख करके मैं इसे औरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा कवि कहते हैं कि अपनी भूलें या प्रवंचना, मुझे जो धोखे मिले या मुझसे भूल हुई, भूल के कारण धोखे हुए, मैं इसे औरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहते हैं कि मैंने मिठास भरी चांदनी रातों में अपनी प्रेयसी या पत्नी के साथ जो हसीन पल बिताए थे, अरे खिलखिलाकर होने वाली उन बातों की, और जो खिलखिलाकर हंसते हुए मीठी बातें की थी, उनको अपनी आत्मकथा में क्यों लिखूं? क्योंकि कवि कहते हैं कि ये तो मेरा निजी अनुभव है कि चांदनी रात में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो हसीन पल बिताए थे या खिलखिलाकर हंसते हुए बातें की थीं, वो औरों तक वो नहीं पहुंचाना चाहते हैं। विशेष अनुप्रास अलंकार की छटा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, माधुर्य गुण, आत्मकथानक शैली। कवि अपने सपने अगला, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मदवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु छाया में। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने सुखद स्वप्नों के साकार ना होने की पीड़ा व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं कि जिन सुखों की कल्पना वे करते रहे तथा जिन सुखद सपनों को देखकर कभी कभी जागते रहे, उन्हें वह सुख नहीं मिल सका। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि को जब
सुख प्राप्त होने की संभावना लगी, तब सुख उनके आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। आशय यह है कि सुखद स्थिति आते आते चली गई, सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। सुख की कामना में कभी जागते रहे, लेकिन सुख जब प्राप्त होने की आशा थी, तब सुख आते आते उनसे दूर चला गया और उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोलों माने लाल गालों, मतवाली माने मस्त बना देने वाली, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु छाया में। अनुरागनी उषा माने प्रेम भरी भोर, सुहाग यानी सौभाग्य, मधु छाया यानी मधुर सम्मोहन प्रसंग। कवि कहते हैं कि अपनी प्रेयसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिसके मदमस्त बना देने वाले लाल गालों की छाया में वह सुख पा रहे थे, उसी के लाल गालों से प्रेम भरी भोर अपने सौभाग्य के सम्मोहन वाले सिंदूर को लेती थी। आशय यह है कि उषा प्रेयसी की लालिमा से लाली उधार लेती थी। विशेष अनुप्रास अलंकार, आत्मकथानक शैली, खड़ी बोली। कवि अपनी प्रेममयी सुखद स्मृतियों को हृदय में संजोए रखना चाहते हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी हैं, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। पाथे यानी सहारा, पथिक यानी राहगीर, पंथा यानी राह, कंथा माने अंतर्मन क्या गुदड़ी। कवि कहते हैं कि इस थके हारे राहगीर की वे सुखद स्मृतियाँ संबल बनी हुई हैं। इस विशाल संसार में अकेला कवि उन यादों के सहारे जी रहा है। वे मित्रों से पूछते हैं, क्या तुम मेरे जीवन की उन यादों को आत्मकथा में लिखवाकर क्या देखना चाहते हो? क्या तुम मेरे जीवन की गुदड़ी को उधेड़कर तार तार करना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कभी स्वयं को सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति माना है। मौन माने शांत, भोली यानी सरल, सीधी सादी, थकी यानी थक चुकी, व्यथा माने पीड़ा। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत साधारण जीवन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लिखा जाए, इसलिए आत्मकथा में अपनी यश गाथा कैसे लिख दूं? छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, यानी मेरे जीवन बहुत साधारण है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका कुछ आत्मकथा में अपनी यश गाथा लिखूं। क्या है अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ऐसी स्थिति में यही उचित है कि मैं औरों की ही आत्मकथा सुनता रहूं और मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम
भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वे मित्रों से पूछते हैं कि तुम मेरे भोले भाले जीवन की सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे। मेरे जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा थी वह थककर चुप हो गई है। तो कवि कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है, और उनकी जो व्यथा, मन की व्यथा है, वो अभी शांत है, थकी हुई है, सोई हुई है। विशेष शुद्ध साहित्यिक सरल खड़ी बोली का प्रयोग संपूर्ण कविता में, अनुप्रास अलंकार, आत्मकथानक शैली और कविता से जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवि की महानता प्रकट होती है। इतना बड़ा महान साहित्यकार अपने आप को सीधा साधा तुच्छ प्राणी मानता है। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में इतना ही। अगले डिजी लेसन में हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ एक बार पुनः भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।